मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर सेकंड फोर्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इनर्शिया बताया था ना मैंने। इनर्शिया टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या टाइप्स थी इसकी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड टाइप क्या थी? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन थी ना बेटा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर क्या था कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी। इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट it will remain in state of rest। कि ये रेस्ट पोजीशन में है तो ये अपने आप को रेस्ट में ही रखने की कोशिश करेगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पेड़ के नीचे मैंने एक नेट ले लिया, ठीक है, और नेट को मैंने ऐसे कर लिया, ऊपर से जो भी लीव्स आएंगे वो उस नेट के ऊपर गिरेंगे। अब वो पेड़ के ऊपर ये नेट है, जैसे अब वो लीव है वो यहाँ आके गिर गया, ठीक है। अगर मैंने उस नेट को नीचे खींचा, एकदम से मैं नीचे ले गई उसके, तो मोशन में कौन आया? नेट आया ना। लेकिन जो लीव है, लीव तो अपनी रेस्ट की स्टेट को ही रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। तो लीव जैसे ऊपर था ना, जस्ट ऐसे ही नीचे आके गिर जाएगा। क्यों? बिकॉज क्या है, नेट इज इन मोशन, क्योंकि हमने नेट को मोशन में लेके आया है। लीव विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो लीव क्या कर रहा है? अपनी रेस्ट की पोजीशन को ही बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमने जैसे ही नेट को नीचे लेके आए, हमारा नेट मोशन में आ गया, लेकिन लीव क्या रहा? लीव उसी पोजीशन में रहा। तो ये तो होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर क्या होता है? कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहने की ही कोशिश करेगी। ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब इफ ए बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन इट विल कंटिन्यू इन मोशन। जैसे मैं गाड़ी में चल रही, ठीक है, हमारी गाड़ी चल रही है, जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो एकदम से ब्रेक अप्लाई करने के बाद हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है ना। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी को मोशन में रहने की आदत लग गई है, इसीलिए मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो बॉडी आगे की तरफ गई। तो वो को किसका एग्जाम्पल हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन। कि गाड़ी क्या है, ब्रेक लगाने के बाद भी क्या है, गाड़ी अपनी उसी पोजीशन में रहने को मेंटेन करने की कोशिश करता है। आगे वो इसीलिए जाता है क्योंकि वो मोशन में जा रहा था पहले। जैसे ही ब्रेक लगा तो क्या एकदम धक्का लगा तो क्या है, एकदम से हम आगे जाएंगे, क्योंकि मेरे को उसी डायरेक्शन की हैबिट हो चुकी है। तो ये हो गया मेरा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जैसे मैं गाड़ी में स्ट्रेट जा रही हूँ, ठीक है, और स्ट्रेट जाते जाते जैसे मैंने क्या ले लिया? राइट टर्न ले लिया, जा रही हूँ, राइट टर्न लिया, लेकिन मेरी बॉडी क्या है, एकदम से आगे की तरफ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि मैं पहले ऐसे ही जा रही थी, मेरी बॉडी को इस डायरेक्शन की हैबिट लग चुकी थी, इसलिए मेरी बॉडी आगे की तरफ जाती है। अब आपने ये देखा होगा, जैसे चलते चलते मैं राइट टर्न ले लेती हूँ तो मेरी बॉडी क्या हो जाती है? लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है ना। अगर मैं लेफ्ट टर्न लेती हूँ तो हमारी बॉडी राइट की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को पहले से जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसी की हैबिट लग चुकी है, वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहती, इसलिए वो उसका अपोज करती है। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल। तो रेस्ट के अंदर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है वो उसी में अपने बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले चैप्टर में आया था न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। अब आएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बोलो ना।
बेटा हमारा है नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? व्हेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? व्हेन ए बॉडी remains in state of rest until or unless an external unbalanced force is applied on it. तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी अगर रेस्ट में है, और मोशन में रहने की कोशिश करेगी मोशन में है। कब तक? जब तक कि हम उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना कर दे। ठीक है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में। कब तक? जब तक कि हम उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दे। अगर बैलेंस लगा दिया तो वो मोशन ही नहीं करेगा, मूव ही नहीं करेगा ना। तो हमें उसके ऊपर बाहर से क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये कोई भी बॉल है, ये रेस्ट में है, अगर मैंने इसके ऊपर बाहर से क्या लगा दिया, अनबैलेंस्ड फोर्स, बाहर से लगा रहे तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया तो उसके बाद ये क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। ठीक है ना, कोई भी चीज रेस्ट में है उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया तो वो क्या है, मोशन में हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है। ठीक है, अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमें एक क्वांटिटी होती है मोमेंटम, उसके बारे में पता करना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। मोमेंटम, मोमेंटम होता क्या है? कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, मतलब कोई भी बॉडी मूव कर रही है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, मोमेंटम होगा। ठीक है, तो मोमेंटम अगर मैथमेटिकली देखें तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दिया, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर होता है ना। तो एक स्केलर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है वेक्टर। ठीक है, तो रेट, तो इसको क्या बोलेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट, कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मोशन है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। तो मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल देख लो, एक बुलेट है छोटी सी। ठीक है, बुलेट इतनी छोटी है, उसका मास तो क्या है, बहुत ही कम है, लेकिन वो आप ये देखोगे कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से आ रही है। मास उसका कम है, वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, तो मोमेंटम उस केस में क्या हुआ, बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद अब मोमेंटम का डिस्कस कर लिया ना, अब इसको क्या है, अब न्यूटन का सेकंड लॉ देखते हैं हम क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जितना हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे ना, उतना ही हमारा क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। मतलब जितनी ताकत लगाएंगे उतना ही हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर इसको वैसे देखना चाहें तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is directly proportional to the
is directly proportional to the applied unbalanced force in क्या है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मीन्स क्या है, जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यू, और ये क्या है मोशन में है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ये मोशन में है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ, बाहर से फोर्स लगा रही हूँ। तो मोशन में है, बाहर से और फोर्स लगा दिया तो आफ्टर टाइम इसकी वेलोसिटी होगी v। ठीक है, तो इसमें मोमेंटम क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ इस केस में, चेंज इन मोमेंटम, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी थी u, फिर होगी v, और मोमेंटम था प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। अब एक वेलोसिटी ये होगी, एक वेलोसिटी ये, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी m v माइनस एम यू हो गया, है ना। अब क्या बोलूं, अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट किसी चीज का तो क्या उसको टाइम से डिवाइड कर दिया। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये चीज है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैंने इसमें से m कॉमन ले लिया दोनों में से, ये हो गया। अब मैं क्या है इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाकर लगा दूं k, तो ये क्या होगा mv माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब ये क्या होती है हमारी a क्या होती है v माइनस यू बाई टी, तो f क्या हुआ, f इज इक्वल टू क्या हुआ k m। फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर k की वैल्यू पुट कर दे तो फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बेटा सेकंड लॉ की डेफिनेशन देखना है, इसके डेरिवेशन यहाँ तक आप लोग कर लेना, फिर आगे हम कल करते हैं। थैंक यू।